गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। ये मेरे ख्याल से चौथा वीडियो है लोकतंत्र का। सबसे पहले हमने देखा था लोकतंत्र की परिभाषाओं को समझा कि लोकतंत्र होता क्या है। उसके प्रकार देखे हमने विभिन्न। उसके बाद लोकतंत्र के जो दो प्रमुख टाइप्स हैं उनकी बात हमने की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को हमने समझा। उसके बाद लोकतंत्र के आधारभूत लक्षणों की बात की, उसके गुण दोष की चर्चा की हमने, और अंत में मूल्यांकन की बात हुई कि लोकतंत्र कैसा शासन है। तो उसमें हमने ये पाया कुल मिला करके कि लोकतंत्र में निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, और वो कमियां भी ऐसी हैं जो लोकतंत्र की नहीं कही जा सकती। वो मानव स्वभाव जनित कमियां हैं। लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली अब तक हम नहीं खोज पाए। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो उपलब्ध जो शासन प्रणालियां हैं अब तक, जो हमने खोज पाए हैं अब तक हम, उनमें लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि लोकतंत्र की कुछ परिस्थितियां होती जिनमें वो अच्छे से काम करता है। तो उन परिस्थितियों के माध्यम से हम लोकतंत्र को और बेहतर बना सकते हैं। लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो वो क्या परिस्थितियां होंगी उनकी चर्चा आज हम करते हैं। पहले सबसे पहली बात तो ये कि लोकतांत्रिक समाज। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक समाज होना बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाज किसको कहेंगे, अब आप सवाल ये। लोकतांत्रिक समाज वो है जिसमें सामाजिक भेदभाव का अभाव, लोग बराबर हों परस्पर, कोई छोटा बड़ा अपने जन्म के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर, अपनी प्रजाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर न समझा जाए, अपने लिंग के आधार पर कोई भेदभाव समाज में न हो। यानी विशेषाधिकार युक्त समाज ना हो, वहां लोकतंत्र अच्छे से चलता है। समाज में लगभग समानता की स्थिति हो, बहुत असमानता ना हो, यानी लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए। समाज में सबको अपनी बात कहने सुनने का अधिकार हो, कोई चीज किसी पर थोपी न जाए। एक जीवन शैली के अंदर, मतलब कहने का मतलब लोकतंत्र हमारे होना चाहिए। परंपराएं जो हैं वो ऐसी ना हो जो अतार्किक हों समाज की, तो लोकतंत्र अच्छे से काम करता है। दूसरा, आर्थिक समानता। समाज में आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण जितना विकेंद्रित होगा, उतने ही लोकतंत्र के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आर्थिक संसाधन समाज के केंद्रीकृत होंगे, यानी कुछ लोगों के हाथ में रहेंगे, तो लोकतंत्र में समस्याएं पैदा होंगी। हैव्स और हैव्स नॉट्स के बीच जो है वो संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन अगर सभी लोगों के मध्य एक लगभग समानता की स्थिति है, बिल्कुल समानता तो नहीं हो सकती क्योंकि मनुष्य में जन्मजात विषमताएं हैं, लेकिन फिर भी सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, वो लोकतंत्र बेहतर काम करता है वहां पर। तीसरी बात, शिक्षित तथा प्रबुद्ध जनता। जनता जितनी शिक्षित और प्रबुद्ध होगी, जागरूक होगी, उतना ही लोकतंत्र के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। लोकतंत्र तो निर्भर ही जनता की जागरूकता पर करता है। सक्रिय हो जनता और प्रबुद्ध हो, विषयों को गुण दोष के आधार पर उसमें निर्णय करती हो, ऐसी जनता होगी तो लोकतंत्र अधिक सफल होगा। अगर हम भाई भतीजावाद के आधार पर हमारे काम करते हैं, हम प्रबुद्ध नहीं है, जागरूक नहीं रहेंगे, विषयों को समझ करके उनका निर्णय करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो फिर लोकतंत्र लंबे समय तक कायम नहीं रह पाएगा। मूल अधिकार तथा स्वतंत्रताओं का सम्मान। लोकतंत्र के कायम रहने के लिए जरूरी है कि जनता को कुछ मूल अधिकार प्राप्त हों, आम आदमी को कुछ मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हों,
और उनका सम्मान किया जाता हो, वो बनाए रखें, उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी है, चौथा स्तंभ कहते हैं इसको लोकतंत्र का। मीडिया जितना स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करेगा, स्वतंत्र भी होना चाहिए और निष्पक्ष भी होना चाहिए, दोनों जरूरी। स्वतंत्र का मतलब है सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए उस पर, और निष्पक्ष का मतलब ये है कि वो स्वयं से भी निष्पक्ष रह करके काम करे। वो अपने स्वार्थ के लिए जो है सरकार को के पक्ष में काम ना करे या विपक्ष के पक्ष में काम ना करे, कि जो सच्चाई हो उसी को लिखे। आजकल आप लोग देखते हैं पेड न्यूज़ की बात बहुत होती है, यानी पैसा देकर के खबर छपवाना। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आजकल हमारे यहाँ मीडिया में। मीडिया बिकता है ऐसा कहा जाता है, पीत पत्रकारिता कहते हैं उसको। तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, संगठित विपक्ष बहुत जरूरी। विपक्ष के बिना लोकतंत्र अच्छा नहीं चल सकता। सरकार मजबूत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जो है विपक्ष उससे भी मजबूत होना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं लोकतंत्र रूपी गाड़ी के। जब तक दोनों बराबर की स्थिति में नहीं होंगे तब तक बड़ी मुश्किल होती है, लोकतंत्र फिर जो है कमजोर पड़ता है, फिर सरकार मनमानी करने लगती है। जैसे आजकल हम अपने देश में देखते हैं, तो आजकल हमारा जो सरकार तो बहुत मजबूत है, लेकिन जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है, और उसका परिणाम ये होता है कई बार सरकार मनमानी करने की कोशिश करती है। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मजबूत होने का मतलब ये है कि विपक्ष भले संख्या में कम हो, लेकिन वो सरकार के गुण दोष के आधार पर आलोचना करता हो। ये नहीं कि विपक्ष में रह करके हम सरकार के हर काम की आलोचना करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जनता हमें सीरियसली नहीं लेगी, विपक्ष को सीरियसली नहीं लेगी। फिर कहेंगे कि ये तो विरोध करते हैं हर बात का, इनका काम में विरोध करना है। तो ये छवि नहीं बननी चाहिए विपक्ष की कभी। नेक्स्ट, परिपक्व नेतृत्व। नेतृत्व हमारा जितना परिपक्व होगा उतने ही लोकतंत्र के सफल होने की संभावना बढ़ती है। हमारे यहाँ जब आज़ाद हुए हम, तो एक परिपक्व नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ था, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग अच्छे से आज तक लोकतंत्र बने हुए। पाकिस्तान में हमने देखा नेतृत्व परिपक्व नहीं था। पाकिस्तान के जो निर्माता, जिनको कायदे आजम कहा जाता है वहाँ पर, मोहम्मद अली जिन्ना, कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी आज़ादी के बाद। और परिणाम ये हुआ कि वहाँ नेतृत्व तैयार ही नहीं हो पाया था, बल्कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी ही नहीं वहाँ पर। हमारे यहाँ नेतृत्व बहुत विकसित था हमारे यहाँ, क्योंकि आंदोलन के एक लंबे आंदोलन के बाद हमें आज़ादी मिली थी, तो हमारे यहाँ नेतृत्व बड़ा परिपक्व था, और राष्ट्रीय मूल्यों का निर्धारण पहले से हो चुका था। लंबे विकास के साथ मूल्य निर्धारित हो चुके थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र सफल है, पाकिस्तान में असफल हुआ। नेक्स्ट, सहिष्णुता और समझौते की भावना। देखिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए बहुत जरूरी है सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता। हम केवल अपनी बात हर बात सोचें कि हमारी बात हर बार मानी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लोग, हमें दूसरों को भी सुनना पड़ेगा, दूसरों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उनके मत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कभी हमारी बात सुनी जाएगी, कभी और किसी और की सुनी जाएगी। लोकतंत्र में सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है, और समझौते की भावना भी जरूरी है। ऐसा हमारा हर बार ये ना सोचें कि हम जो चाहते हैं 100% हमें मिले, समझौते की बात रखनी चाहिए। जैसे अभी जो आंदोलन चल रहा है कृषि सुधार के लिए, सरकार भी एडमेंट है, अड़ी हुई है, और जो आंदोलनकारी हैं वो भी अड़े हुए हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में लेन देन की भावना के साथ काम करना पड़ता है। दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। एक पक्ष, अब दोनों पक्ष अगर अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो मुझे लगता है फिर काम नहीं चल सकता। लोकतंत्र लंबे, फिर समस्याएं बढ़ती हैं लोकतंत्र में। तो दोनों को समझौते की भावना से काम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, सशक्त स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। लोकल गवर्नमेंट जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो आपकी
ग्राम पंचायतें हैं और नगरीय निकाय हैं, उनके पास अधिकार भी होने चाहिए और शक्तियाँ उनके पास रहनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, विकेंद्रित शासन प्रणाली होनी चाहिए। इस दिशा में आपको पता है भारत में जो है हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से काफ़ी काम किया है और काफ़ी सशक्त बनाया है नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के निकायों को। नेक्स्ट है साहब विधि का शासन। जानते ही आप लोग, शासन कानून का होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होने चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसकी आज़ादी बनी रहनी चाहिए। विकेंद्रित तथा विभाजित सत्ता जो है केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सारी शक्तियां एक ही सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बटी रहनी चाहिए। और अंतिम बात, जागरूक जनमत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जनता का जागरूक रहना बहुत जरूरी है, सतत जागरूक, निरंतर जागरूक रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने वोट दे दिया 5 साल सो जाओगे तो काम, ऐसा नहीं होगा। 5 साल में तो सरकार जो है आपके लोकतंत्र को खत्म कर देगी अगर जनता सो गई तो। जनता को हर कदम पर जागरूक रहना पड़ेगा, सरकार चौकन्ना रहना पड़ेगा अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए। और जैसे ही आप चौकन्ना नहीं रहेंगे, आपकी आज़ादी सरकार कम कर देगी। इसलिए लोकतंत्र में जनता की जागरूकता बहुत बहुत जरूरी है। ये कुछ बातें हैं, अगर जो होंगी तो लोकतंत्र और अच्छे से काम करेगा। और भी कुछ बातें हो सकती है इसमें, जरूरी नहीं अंतिम लिस्ट नहीं, कुछ और भी जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं, लोकतंत्र के विविध सिद्धांत। ये अंतिम बात, इसको हम संक्षेप में करेंगे। लोकतंत्र के संबंध में निम्न सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला, कुलीन तंत्रीय सिद्धांत। ये प्राचीन सिद्धांत था लोकतंत्र का, आजकल हम इसको लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं मानते। ये प्लेटो और अरस्तु के जमाने का सिद्धांत था। इसका मतलब ये था कि लोकतंत्र तो था वहाँ अरस्तु के ज़माने में, प्लेटो के ज़माने में, यूनान में लोकतंत्र था, लेकिन वो लोकतंत्र कुलीन तंत्रीय लोकतंत्र था। अर्थात समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक नागरिक थे, दूसरे दास थे। नागरिकों के लिए लोकतंत्र था, वो अपने कानून खुद बनाते थे और उनको लागू करते थे। लेकिन जो दास थे उनके लिए लोकतंत्र नहीं था, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी समाज का एक पढ़ा लिखा आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, वो उसी का नियंत्रण था पूरे समाज पर। दासों को कोई अधिकार नहीं थे, वे संपत्ति का भाग माने जाते थे। जैसे हम पशुओं का संपत्ति का भाग मानते हैं, हमारा बेचते हैं, वैसे ही दास भी संपत्ति का भाग थे। उनके कोई अधिकार नहीं थे, उनको कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको कोई अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। जो कुछ अधिकार थे समाज के कुलीन वर्ग के लिए थे। तो कुलीन वर्गीय लोकतंत्र था। ये माना जाता था कि हर व्यक्ति के बस का नहीं है शासन का काम करवाना। शासन संचालन के लिए एक विशिष्ट योग्यता होती है, जिसको अरस्तु ने अवकाश का नाम दिया था। अर्थात उसके पास पर्याप्त संपत्ति होनी चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। वही व्यक्ति नागरिक के दायित्वों का को पूरा कर सकता है। इसीलिए एक कुलीन तंत्रीय लोकतंत्र का सिद्धांत था ये, जिसको आजकल हम लोकतंत्र नहीं मानते। उसके अलावा जो सिद्धांत हैं वो है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। इसमें हम कुछ सिद्धांतों को आज समझेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। चेंज हो गया भाई स्लाइड। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, जब हम बात करते हैं सामान्यतः जो लोकतंत्र की हम चर्चा करते हैं तो वो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत ही होता है। हाँ जी, तो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत की बात करते हैं हम। उदारवादी लोकतंत्र को हम जो है मतलब यही है कि जो हम सामान्यतः लोकतंत्र का अर्थ समझते हैं वही उदारवादी लोकतंत्र है। इसमें क्या बातें महत्वपूर्ण शामिल होती हैं उसी को समझने की कोशिश करते हैं।
सभी व्यक्तियों की समानता में विश्वास करता है ये सिद्धांत। सब लोग बराबर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, सारे लोग, ये भी मानता है। अपना भला बुरा समझते हैं, ऐसा मानते हैं मनुष्यों के बारे में। संप्रभुता का निवास जनता में, किंतु उसका प्रयोग जनप्रतिनिधियों द्वारा। ये हम जानते हैं, क्योंकि बड़े राज्य होते हैं, स्वयं अपनी शक्ति का, जनता स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने में विश्वास। बहुमत का शासन, शासन बहुमत की इच्छा अनुसार चलेगा, ये भी इसका एक मूलभूत सिद्धांत है। राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत होती है, ये हम देख ही चुके हैं। सत्ता जनता की होती है और सरकार उसको न्यास के रूप में प्रयोग करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी ठीक है। अच्छा, न्यास क्या होता है आप कहेंगे? न्यास मतलब धरोहर। जैसे होता है कि मान लीजिए आपका मकान है गांव में और आप जयपुर रहने चले जाते हैं, जयपुर में रहने लगते हैं, तो आप अपना मकान पड़ोसी को उसकी चाबी वाबी देते हैं, भैया देखभाल तुम करना, मालिक आप ही हैं, लेकिन वो देखभाल करता है उसकी। और उसको ये भी अधिकार होता है, किसी को ज़रूरत हो, मान लीजिए गाँव में कोई शादी ब्याह है किसी के, तो उसको ज़रूरत हो तो उसका उपयोग कर सकता है, उसकी साफ़ सफाई करवा देगा, वो सारा काम करेगा, लेकिन वो बेच नहीं सकता क्योंकि उसका मालिक नहीं है। मालिक तो जो शहर में जो चला गया है, आप हैं, वो स्वयं ही रहेंगे अपने मालिक। वैसे ही जनता की शक्ति है, जनता खुद मालिक होती है, सरकार केवल उसका उपयोग कर सकती है, प्रयोग कर सकती है उन उद्देश्यों के लिए जो उसको, जिन उद्देश्यों के लिए उसको दी गई है। नेक्स्ट, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी, ये हुई क्या? चुनावों के माध्यम से होती है और अन्य तरीकों से भी उत्तरदायित्व निभाया जाता है। शासन का उद्देश्य जन कल्याण होता है, लोकतंत्र जनता के लिए ही होता है, हम जानते हैं। सीमित सरकार होती है, यानी सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं उस पर। सत्ता का पृथक्करण भी होता है साथ में, और जनता के अधिकारों के द्वारा भी उसको सीमित किया जाता है। कई तरीकों से हम उस सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं संक्षेप में इस पर बात कर रहा हूँ। जनता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी जोड़ सकते हैं आप। सरकार द्वारा लोकमत का सम्मान, ये तो बेसिक चीज़ है लोकतंत्र की, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, नई चीज़ है आपके लिए, पहले वाली जो चीज़ें आपने पढ़ चुके थे। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या मानता है? ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ विद्वान हुए थे, उनके विचारों पर आधारित है। कौन कौन थे वो? जैसे विल्फ्रेडो पेरेटो, गिटानो मोस्का। इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था? अभिजन सिद्धांत, इस पर आधारित है ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत लोकतंत्र का। यानी 19वीं शताब्दी, यानी 1850 के बाद और 1950 से पहले दो विद्वान थे। कौन कौन? विल्फ्रेडो पेरेटो और गिटानो मोस्का। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, अभिजनवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर आधारित है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। किसने विकसित किया इस सिद्धांत को? लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत को या लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को? वो थे सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिचेल्स, ओटेंगवाई गैसेट आदि आदि विद्वानों ने इस लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत को विकसित किया, प्रतिपादित किया। ये क्या मानता है? इस दृष्टिकोण के अनुसार शासन चाहे लोकतांत्रिक हो अथवा तानाशाही, शासन शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में होती है। ये इसका मूलभूत मान्यता है। इसको कहते हैं अल्पतंत्र का लोह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। वो क्या है अल्पतंत्र का लोह नियम? वो ये है कि शासन का चाहे कोई भी रूप हो, राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, लोकतंत्र हो, शासन चलाने की शक्ति केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। पहली बात ये मानता है। दूसरी बात क्या कहते हैं? लोकतंत्र में जनता अभिजन वर्ग का चयन करती है, जबकि अधिनायकवादी शासन में शासक वर्ग स्वयं जनता पर अपने आप को थोपता है। देखिए फर्क क्या है। अगर लोकतंत्र है तो जनता को अपने विशिष्ट वर्ग को चुनने का अधिकार मिल जाता है, और तानाशाही है तो जो तानाशाह है वो अपने आप को जनता पर
थोपता है अपने शक्ति के बल पर, डरा धमका करके वो राजा बन जाता है। और लोकतंत्र में हम खुद किसी को शासक बना देते हैं। फर्क इतना ही है, लेकिन होते बहुत थोड़े लोग हैं। अगर स्वतंत्र भारत को देखें आप, तो अब तक हम अगर बात करें तो ये 17वीं लोकसभा है हमारी। एवरेज स्ट्रेंथ अपन 500 मान लेते हैं, तो यानी कुल मिला के 8,500 MP लोकसभा सदस्य अब तक चुने गए। तो इन वास्तव में देखेंगे लोग कितने चुन करके आए, क्या हर बार अलग आदमी आया? नहीं, हम पाएंगे कि कुल मिलाकर के 2 से 3 हजार लोग होंगे जो जिन्होंने अब तक भारत के सारे कानून बनाए हैं। अब तक की जनसंख्या का भी अगर एवरेज लोगे आप, तो उसके हिसाब से भी आप मान लीजिए अभी हम 130 करोड़ 40 करोड़ के आसपास हैं। आज़ाद हुए थे जब हम 30-35 करोड़ थे। तो एवरेज इसका भी निकालेंगे तो भी अगर हम मान लें कि एवरेज आएगा 80 करोड़ मान लें अपन, तो 80 करोड़ लोगों के लिए 3-4 हजार लोगों ने कानून बनाए हैं अब तक। तो शासन करने वाले कितने? 3-4 हजार लोग। और शासित होने वाले लोग कितने? 80 करोड़ लोग। तो कहने का मतलब ये है कि शासन करने वाले लोग हमेशा बहुत थोड़े होते हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे तानाशाही हो। लोकतंत्र में जनता उनको चुन देती है या चुनने का भ्रम पालती है। चुनती भी क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे सामने जो खड़े हो गए, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जो पावर जिनके पास है वो खड़े हो गए, उनमें से किसी एक को हम चुन लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने चुन दिया। अरे हमारे पास विकल्प क्या था? क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो जिसे हम वास्तव में पसंद करते हैं? नहीं चुन सकते, हमारी सीमाएं हैं अपनी। सभी समाजों में जनता 2 भागों में बटी होती है, एक शासित वर्ग और एक अभिजन वर्ग। एक शासक वर्ग कह लीजिए और एक शासित वर्ग। हमेशा से रहा है ऐसा। यूनान की जैसे मैंने बात की थी तो वहाँ नागरिक और दास थे। रोम में पेट्रिशियंस और प्लेबियंस थे। हमेशा रहा है, 2 वर्ग समाज के अंतर्गत रहे हैं। इस अभिजनवादी लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है देख लीजिए आप। ये तो मैंने आपको समझाया थोड़ा सा। विशेषताएं क्या है? राजनीतिक अभिजन अल्पसंख्यक चुना हुआ वर्ग होता है। क्लियर है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अल्पसंख्यक होता है, संख्या में बहुत थोड़ा होता है, चुना हुआ होता है, जनता चुनती है उसको। दूसरा, राजनीतिक अभिजन को जनता का समर्थन प्राप्त होता है। चुना हुआ है तो समर्थन है ही है। तीसरी बात, निर्वाचन द्वारा सत्ता प्राप्ति होती है। ठीक है, थोपता नहीं अपने आप को, मतलब वो। राजनीतिक अभिजन सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत योग्यता तथा अन्य आधारों पर प्रभाव स्थापित करते हैं। इनके सत्ता में आने के कारण आधार क्या होते हैं? राजनीतिक शक्ति होती, कई बार आर्थिक कारण होते, पैसे के कारण आते हैं, कई बार व्यक्तिगत योग्यता होती, कई बार परंपराओं के कारण भी हो जाते हैं। जैसे आप पता, कई लोग हैं आज भी हमारे यहाँ, पहले आपको पता है राजाओं का शासन था, तो अभी भी कई लोग अपने उस आधार पर चुन करके आते हैं। जोधपुर महाराजा, जयपुर महाराजा, जयपुर राज परिवार, धौलपुर का राज परिवार, भरतपुर का राज परिवार, इस तरह से वो लोग सत्ता आज भी प्राप्त किए हुए हैं। लोकतंत्र में अभिजनों का परिसंचरण भी होता है। मतलब लोकतंत्र में एक बात, ये खास बात ये है कि लोकतंत्र में स्थायी नहीं होते अभिजन, बदलते रहते हैं। कुछ लोग आम जनता में से भी अभिजन वर्ग में चले जाते हैं। कई बार होता है कि बिल्कुल नया आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, न जिसके पास बहुत पैसा था, वो भी सत्ता में पहुंच जाता है। ऐसा होता है। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें हमारे, तो वो उनके इतिहास को देखें तो बहुत कोई बड़े शुरू से उनका परिवार ऐसा कोई दबंग परिवार नहीं था, या कोई बड़ा बड़ा राजनीतिक रसूख वाला या आर्थिक रसूख वाला परिवार नहीं था। इसी तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उनका भी जो बैकग्राउंड अगर पुराना देखेंगे तो वो एक साधारण परिवार से आते हैं। आगे चल करके वो राजनीति में आ गए, मतलब सफल हो गए और अब अभिजन वर्ग का हिस्सा बन गए। ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जो अभिजन वर्ग से, राजनीतिक अभिजन वर्ग से सामान्य पद में भी आ जाते हैं। एक पीढ़ी मजबूत होती, दूसरी पीढ़ी राजनीति से बाहर हो जाती। ऐसा भी होता है। तो परिसंचरण पाया जाता है, यानी अभिजन से जनता में आ जाते हैं लोग, जनता से अभिजनों में चले जाते हैं।
यानी लोकतंत्र में अभिजन वर्ग एक खुला वर्ग होता है, उसके द्वार खुले रहते हैं आम जनता के लिए, कोई बंद वर्ग नहीं कि किसी को घुसने नहीं देंगे। ये ऐसा डिब्बा है रेलवे का जिसमें कोई स्टेशन से कोई चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। जैसे ट्रेन में चलते रहते हैं, जनरल डिब्बा होता है, उसमें कुछ चढ़ जाते हैं, कुछ उतर जाते हैं। रिजर्वेशन वाला डिब्बा नहीं है कि भाई हर व्यक्ति नहीं घुस सकता उसमें। अभिजन वर्ग का स्वरूप परिवर्तनशील है, वही बात है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं अभिजनवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत की। और यहाँ पर एक अंतिम सिद्धांत हम और देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, इस चैप्टर को संक्षेप में देख लेते हैं। वो है बहुलवादी सिद्धांत। संप्रभुता का निवास न तो जनता में होता है। ये क्या मानता है बहुलवादी सिद्धांत कि संप्रभुता का निवास न तो जनता में होता है और न ही सरकार में अभिजन में होता है, बल्कि कहाँ होता है? संप्रभुता का निवास समाज के विभिन्न समुदायों में होता है, ऐसा मानता है ये सिद्धांत। यानी संप्रभुता किसी आम जनता में भी नहीं रहती, अभिजन वर्ग में नहीं रहती, बल्कि वो विभिन्न समुदायों के बीच बटी हुई रहती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका आधारभूत जो है सिद्धांत है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता बटी हुई हो, ये इस बात पर बल देता है। बहुलवादी लोकतंत्र के प्रतिपादकों में डहल, प्रेस्थस, सार्टोरी, हंटर, बेरलसन आदि विचारक हैं। ये क्या मानते हैं? लोकतंत्र में शक्ति सरकार तथा बहुत से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समूहों में विभाजित रहती है। केवल सरकार के पास नहीं रहती शक्ति, बल्कि विभिन्न वर्गों के पास बटी हुई रहती है। तो ये मान्यताएं इस दृष्टिकोण की है। कुल मिलाकर के ये लोकतंत्र को एक कॉम्पिटिटिव, परस्पर प्रतिस्पर्धी प्रणाली के रूप में देखता है, जहां लोग अपने हितों के आधार पर संगठित होते हैं। हमने पढ़ा था, आपको पता हो, समूह सिद्धांत भी पढ़ा था, और दबाव समूहों के बारे में पढ़ चुके हैं हम। तो ये दबाव समूहों की राजनीति के रूप में लोकतंत्र को देखता है कि राजनीति में लोग, लोकतंत्र में लोग जो है, जनता जो है, वो विभिन्न हितों के आधार पर, अपने हितों के आधार पर समुदायों में संगठित होती है, और फिर इन समुदायों के मध्य पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में राजनीति का संचालन होता है, और यही लोकतंत्र के रूप में काम करता है। इस रूप में ये लोकतंत्र को देखते हैं। अर्थात लोकतंत्र एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था है जिसमें समाज के विभिन्न समूह हिस्सा लेते हैं और वे अपने अपनी मांगों और के लिए जो है प्रयत्नशील रहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र संचालित होता है। तो ये है लोकतंत्र के विविध सिद्धांत, और इस प्रकार से ये चैप्टर हमने आज खत्म किया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।